जय भीम इंडिया में मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा मायावती ने उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी जताई। उन्होंने कहा कि 2017 में बसपा उत्तर प्रदेश में चुनकर आएगी। साथ ही उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो लखनऊ में आयोजित पत्र परिषद में बोल रही थी। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं और बदमाशों का बोलबाला है। बसपा सरकार में आते ही माफियाओं पर नकेल कसेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों को संरक्षण देती है। सपा के दबंगों द्वारा पूरे प्रदेश भर में तालाबों व अन्य सरकारी संपत्तियों व प्राइवेट लोगों की भी संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इस प्रकार हमारी सरकार के ये खास मुख्य एजेंडे होंगे। हालांकि इन सबकी जानकारी सपा सरकार के मुखिया को भी है, लेकिन फिर भी मैं आज ये सब जानकारी इनको मीडिया के माध्यम से दे रही हूँ। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में वर्ग विशेष का दबदबा है, जिसके खिलाफ सपा सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। मायावती ने भरोसा दिलाया कि बसपा सरकार में आते ही सभी के विकास का ध्यान रखेगी और समाज के दबे कुचले और शोषित लोगों का ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों व सर्व समाज के लोगों को एक समान दिया जाएगा। जो पिछड़ा क्षेत्र है उसका खास ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इस मामले में प्रदेश के कमजोर तबकों के लोगों का यहाँ प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। मथुरा कांड को लेकर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इस मामले में केंद्र और सपा सरकार की मिली भगत है। यही वजह है कि अभी तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए गए। मथुरा कांड समाजवादी पार्टी की शय पर हुआ है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। बावजूद इसके विकास के नाम पर एक भी काम नहीं किया गया। मथुरा हिंसक कांड के बारे में भी मेरा फिर से ये कहना है कि सपा सरकार का इस मामले में अब तक का रवैया ये साबित करता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और यदि वास्तव में ऐसा नहीं है तो फिर सपा सरकार को तुरंत ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। इसके साथ ही इस मथुरा हिंसक कांड को लेकर सपा और भाजपा के बीच में आपसी हो रही बयानबाजी से भी ऐसा लगता है कि ये दुखद कांड वास्तव में प्रदेश की सपा सरकार व केंद्र की भाजपा सरकार की ही लापरवाही का परिणाम है। किसानों को सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने में राज्य बीज महामंडल यानी महाबीज को जाना जाता है, लेकिन महाबीज ने इस बार किसानों को झटका दिया है। मानसून शुरू होने के पूर्व ही बीज के दाम 15% बढ़ा दिए गए। महाराष्ट्र में सूखे की मार झेल रहे किसानों की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। फसल नहीं होने से किसान परेशान हैं। ऐसे में राज्य बीज महामंडल ने बीजों के दामों में 15% बढ़ोतरी की है। महाबीजमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन याचा 15% भाव जास्त काढलेला आहे। दुसरं वाहन तर चालतच नाही महाबीजचं काही। आणि कॉटन मध्ये तर उलटे सरकारने रेट कमी केलेले आहेत। 800 रुपये MRP ठेवलेली आहे कॉटन मध्ये, पण तरीही सर्वांची विक्री जवळपास 700 ते 750च्या आत सुरू आहे। त्या MRPच्या सुद्धा खाली चालू आहे विक्री यावर्षी कपाशीची। आणि शेतकऱ्यांचा सुद्धा कल नाही आहे याचा कशाचा खरेदीची इकॉनॉमिक परिस्थिती नाही आहे। त्यांना बँकेचे पैसे वगैरे भेटले। आज 10 जून आलेली आहे। यावेळेस आमचा हंगाम जवळपास संपून जात असतो, अजून सुरूच झालेला नाही आहे। इतका डिले झालेला आहे आणि त्यामुळे व्यापाराचे खूप नुकसान होत आहे। इन्व्हेस्टमेंट केले त्याचे पैसे निघून नाही राहिले, त्यामुळे त्यांची परिस्थिती गंभीर झालेली आहे मटेरियल स्टोरेजमध्ये। महामंडल ने सोयाबीन, बैगन, मूंग, तुअर, उड़द के बीजों में भी पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी होने से किसान महंगे दामों में खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। मौसम विभाग ने अच्छी बारिश होने की संभावना के बाद किसान बारिश की राह देख रहा है, लेकिन महंगे बीज कैसे खरीदे यह सवाल उठ रहे हैं।
13,000 टन आता तुरीच्या म्हणजे विविध डाळी आयात केल्या सरकारने आणि ऐन मी सांगतोय का पेरणीच्या टाईमवर आता तुम्ही एका इकडे हमी भाव देत नाही तर 50% नफ्याच्या धरून भाव काढायचे नाही, दुसरीकडे तुरीचे भाव वाढते, दिल्ली आणि मुंबईवाल्याच्या लोकांचे पोट दुखत, ज्यांना 7वा वेतन आयोग जाणार त्याला स्वस्त तुरीचं डाळ भेटली पाहिजे, त्याच्यासाठी तुरीची डाळ आयात करून तुरीचे भाव पाडण्याचा जो प्रकार आहे तो एक, आणि दुसरा एक 6,000 रुपये 7,000 रुपये तूर विकत घ्यायची आणि तीच तूर 20,000 रुपये विकायची महावीजनं, हा अतिशय अफजल खान परवडला देशातला, त्यानं फक्त माणसं मारले जे रस्त्यात येत होते, हे जे रस्त्यात न येणारे माणसं मारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अतिशय वाईट आहे। तर तुम्ही याच्यातला जो मुनाफा आहे तो खऱ्या अर्थानं बंधन ठेवली पाहिजे, म्हणजे बियाणावर किती भावात ते विकू शकता, त्यानं घेतलेलं बियाणं त्यानं जे काही तूर घेतली असेल ते किती रुपयात घेतली आणि त्याच्यावर कमीत कमी जास्तीत जास्त किती नफा घेतला पाहिजे याचं काही नियंत्रण ठेवलं नाही। चांगल्या प्रकारची तूर घ्यायची, पॉकेटमध्ये विकायची आणि ते चौपट दुप्पटच्या भावानं विकत असेल आणि सरकार म्हणून आम्ही शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं आलं असं म्हणत असाल तर आता ही तलवार पुन्हा सरकारकडे वळवायची का असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे। म्हणून सामान्य शेतकऱ्याला किमान बियाणं मोफत देण्याची व्यवस्था ही जरी सरकारनं केली, छत्रपतीनं दुष्काळाच्या काळात स्वतःचे धान्य कोठार खाली केले होते, किल्ल्यात जितकं धान्य होतं ते शेतकऱ्याला पेरणीसाठी दिलं होतं, याची आठवण आम्ही फडणवीसला करून देतोय। तुम्ही छत्रपतीच्या नावानं सरकार आणलं, छत्रपतीचं स्मरण करा, त्यानं जे केलं होतं ते पुन्हा अवलंबन करा आणि शेतकऱ्याला किमान मोफत बियाणं द्यावं अशी आम्ही मागणी करतोय। जालना जिले के भोकरदन तहसील स्थित मौजा कुंभारी में पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पानी की टैंकर मंगाए गए। सरपंच और ग्राम पंचायत के सदस्यों की मनमानी के कारण इस टैंकर का पानी आम्बेडकर नगर के नागरिकों को नहीं दिया गया। उनके साथ गाली गलौज की गई, जिससे मजबूर होकर इन लोगों ने गट विकास अधिकारी के सामने अपनी समस्या रखी। कुंभारी गाव आंबेडकर नगर येथील आज 7 दिवस झाले टँकर नाही आहे, जनावराला पाणी नाही आहे आणि फोन केला महिलांनी तर सरपंच सांगते की 12 वाजे येईन, 3 वाजे येईन, 7 वाजे येईन, 7 वाजेपर्यंत रस्ता पाहून आणि रातच्या 8-9 वाजेपर्यंत दुसऱ्या गावून लिंबगावून कोकड्याच्या हौदावून जनावर पाणी पाजून आणावं लागतात। किसी भी स्कूल में अगर शिक्षक अच्छे हो तो छात्रों में गुणवत्ता बढ़ती है। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में नाम रोशन करने वाले ऐसे ही छात्र हैं नागपुर के जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल के, जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में बाजी मारी। नागपुर शहर में कई ऐसे विद्यालय हैं जहां के छात्रों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में मेरिट की सूची में अपना नाम दर्ज किया है, लेकिन बुद्ध धम्म और बाबा साहब के तत्वों पर चलने वाली एक ही ऐसी स्कूल है जहां छात्रों को धम्म संस्कार दिए जाते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% आया है। नागपुर की जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल पिछले कई सालों से गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का प्रसार कर रही है और इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं में कई छात्र मेरिट में आए हैं, जिसकी जानकारी स्कूल के संचालक सुधाकर चौधरी ने दी। सबसे पहले हम आपको जय भीम कहेंगे और हम दर्शकों से एक बात कहें कि भगवान बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग कहा है, जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म इसमें दिया हुआ है, उस अष्टांग मार्ग से साधारण से बच्चे भी मेरिट आ सकते हैं। इसकी मिसाल यानी जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ 93 से लगातार आज तक अखंड जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ सेकेंडरी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस मेरिट में है। इसकी वजह है कि जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ ने जिस शिक्षकों का चयन किया वो 100-150 टीचर्स में से एक टीचर हम लोगों ने चुना है, जो कि क्रीम है। टीचर्स के खांधे पर ही स्कूल होती है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि धम्मा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाबा साहब ने हमें दिया। इस स्कूल का फाउंडेशन 1922 में श्रीमती जाईबाई चौधरी जी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, डिप्रेस्ड वुमन क्लासेस में थे, उन्होंने 1922 में इसे स्थापना की। 65 में ये संस्था सेकेंडरी स्कूल बनी और अभी इस दिसंबर माह में उसे 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली हम मनाएंगे और 22 में हम लोग हमारी संस्था को 100 साल पूरे हो गए। एक 46-47% की बच्ची भी जो 10वीं में 46-47 में लाती हैं वो
2.5 लाख बच्चों में 12वीं में मेरिट आती हैं, पहले 10 में। और जो लड़की फेल है वो भी मेरिट आ सकती है, और जो अच्छी है वो तो फर्स्ट मेरिट आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 15 में से पहले 10 जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ के। जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल में छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी सही मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षा के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाली स्कूलों की तुलना में जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ स्कूल मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए एक ज्ञान का मंदिर है, जहां हर वर्ष छात्र अपनी सफलता का प्रकाश फैलाते हैं। माई सेल्फ श्रेया कोठारी और मुझे 93.80% मिला है। एग्जाम्पल के रूप से मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। इवन इसी साल में मैं बाउंड्री पे पास हुई थी एक सब्जेक्ट में। तो सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इसी की वजह से आज मुझे इतने % मिले हैं। बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से स्टडीज़ करके सामने जाए और अपने जो लाइफ है उसको सेटल करें, अपना एम पूरा करें। नागपुर शहर में स्थित यह स्कूल दिनों दिन उन्नति कर रहा है। यहाँ हर एक छात्र पर निजी तौर पर ध्यान दिया जाता है ताकि उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके, और इसके लिए उनकी प्रिंसिपल श्रीमती प्रभा चौधरी हर समय तत्पर रहती है। हम प्रभा चौधरी जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ की संचालिका हूँ और स्कूल की संस्थापिका, जो कि मातोश्री जाईबाई चौधरी उनकी नात बहू हूँ, नात सुन हूँ। और इन बच्चों को, जो बहुजन समाज के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, उनको कोई समस्या न हो पाए, उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। और 1993 से हमारे बच्चियाँ जो गुणवत्ता यादी में आ रहे हैं, उनको मैं 1000 रुपये प्रति लड़की को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की किताबें देती हूँ। और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस साल हमने 10,000 का पारितोषिक अनुसयाबाई चौधरी, जो कि हमारी सास हैं, उन्होंने भी कड़ी मेहनत स्कूल के लिए किया है, उनके नाम से हम इस साल 10,000 का पारितोषिक जाहिर किया हूँ। आप लॉर्ड बुड्ढा टीवी उनके हम आभार मानते हैं, ताकि हमारे स्कूल को पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये करने के लिए आए हैं आप, तो आपका धन्यवाद है। थैंक यू। जय भीम। अकोला जिले में अशोक वाटिका प्रेरणा भूमि ट्रस्ट की ओर से चलो धम्म की ओर इस अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय धम्म संस्कार और बाल व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को धम्म ज्ञान और संस्कार की जानकारी दी गई। इस दौरान 8 से 16 साल के बच्चे सफेद कपड़ों में धम्म का ज्ञान प्राप्त करने पहुंचे। आम्ही अशोक वाटिका प्रेरणा भूमि ट्रस्ट अकोला यांनी यावर्षी दुसऱ्या वर्षीसुद्धा बाल धम्म संस्कार व बाल व्यक्तिमत्व विकास वर्ग हे आयोजित केलेले आहेत आणि यावर्षी जवळपास 200 विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना धम्म संस्कार यामध्ये भगवान गौतम बुद्ध, त्यांचं बुद्धत्व, तथागत म्हणजे काय, 22 प्रतिज्ञा आणि त्यांचे महत्त्व, धम्म परिषद आणि धम्म संगीती यामधील फरक आणि यामध्ये धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणजे काय, तसेच बौद्धांनी आपलं वागणुकीमध्ये ते बौद्ध आहेत हे कसं दर्शवून दिलं पाहिजे, त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी वागणूक कशी असायला पाहिजे, त्यांचं रहनसहन, खानपान या सर्व व्यवस्थित गोष्टी त्यांना या कार्यक्रमामध्ये शिकवण्यात आलेल्या आहेत। या कार्यक्रमामध्ये सर्व पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे आणि हे कार्यक्रम 1 जून ते 10 जून 2016 या 10 दिवसांमध्ये रोज सकाळी 7:30 ते 9:30 या वेळेत विविध मार्गदर्शकांच्या सहाय्याने त्यांना हे विषय शिकवण्यात आलेले आहेत। आज दिनांक 10 जून 2016 रोजी त्याचा समारोपीय कार्यक्रम झालेला आहे। या कार्यक्रमाचा अत्यंत जनमानसात त्याची प्रचार आणि प्रसार झालेला आहे आणि हा लोकांना अतिशय कार्यक्रम आवडलेला आहे। तेव्हा आम्ही हा कार्यक्रम पुन्हा दरवर्षीप्रमाणे साजरा करणार आहोत आणि विद्यार्थ्यांना असंच मार्गदर्शन करणार आहोत। यासाठी अशोक वाटिका प्रेरणा भूमी संघ वचनबद्ध आहे, अशी मी ग्वाही देतो।
आने वाले 19 जून को नागपुर के अमृत भवन में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार सम्मेलन का आयोजन प्रगतिशील लेखक संघ विकास संविधान फाउंडेशन तथा महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि की ओर से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों की जानकारी दी जाएगी और इस विषय पर चर्चा होगी। ऐसी जानकारी इजेड खोबरागड़े इन्होंने दी। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रगति लेखक संघ है, संविधान फाउंडेशन है और एक संगठन है कि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि। ये तीनों संगठन ने इकट्ठा आके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विचार सम्मेलन एक दिन का रखा है। ये 19 जून को रखा है। वो 9 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। ये सम्मेलन का उद्घाटन जब्बार पटेल साहब करने वाले हैं। सबको ज्ञात होगा कि डॉक्टर जब्बार पटेल ये दिग्दर्शक भी है, सिने कलावंत है और अम्बेडकरी विचारवंत भी है और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के एक पिक्चर का निर्माण भी किया था। और डॉक्टर राव साहब कस्बे जो ज्येष्ठ विचारवंत अम्बेडकरी विचारवंत उनकी अध्यक्षता में हो रहा है। ये विचार सम्मेलन का जो उद्देश्य है एक दिन का सिर्फ नागपुर से शुरुआत करनी है। अभी सारे देश में ही कहेंगे हम 2015 और 16 ये बाबा साहब का जयंती का वर्ष 125वीं जयंती का वर्ष केंद्र शासन ने, राज्य शासन ने और समाज ने बड़ी धूमधाम से मनाया। देश में ही नहीं तो देश के बाहर में भी बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के विचारों का चिंतन मंथन होना चाहिए। बाबा साहब के विचार उन्होंने जो भी विचार रखे हैं, चाहे संविधान के माध्यम से हो, बुद्धानी धम्मा के माध्यम से हो, एनालिसिस ऑफ कास्ट के हो, जो भी विचार बाबा साहब के, वो विचार मुझे ऐसे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये विचार हमेशा के लिए ये देश के निर्माण के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और ये देश के हर नागरिक को एक अपना अच्छा जीवन यापन करने के लिए ये महत्वपूर्ण है और लाभदायी है और इसलिए विचारों की चर्चा होनी चाहिए। जयंती का उत्सव ये उत्सव रूप में भी होता है, उसकी ज़रूरत भी है, होना भी चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ विचारों का चर्चा यहाँ तक ही हम लोग सीमित ना रहे। ये विचार ये ग्रामीण इलाके में जाना चाहिए, आदिवासी इलाके में जाना चाहिए, बहुजन समाज में जाना चाहिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्होंने जाना चाहिए। मध्य रेलवे नागपुर मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क फाटक जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह भर रेलवे प्रशासन ने लोगों में जन जागृति करने के लिए नुक्कड़ नाटक और पॉम्पलेट तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। 6 जून से लेकर 10 जून तक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संपर्क फाटक जागरूकता सप्ताह यहाँ पर मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत मध्य रेल नागपुर मंडल पर भी सभी जगहों पर हमारे जो सेफ्टी टीम है वो जाकर लोगों में अवेयरनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हमारे कल्चरल टीम की जो नुक्कड़ नाटिका स्ट्रीट प्ले होता है उसके माध्यम से लोगों में जन जागृति का काम कर रहे हैं। हमारे तरफ से हमने कुछ पैम्पलेट्स, लीफलेट्स बनाए हैं, ब्रोशर्स बनाए हैं। उसके अलावा हमने कुछ बैनर्स भी लगाए हैं जो कि हमारे लेवल क्रॉसिंग गेट्स होते हैं वहाँ पर हमने वो शो किए हैं। बिल्कुल लोगों को हम जब स्ट्रीट प्ले हम लोग करवाते हैं तो उस समय पे उनको एक मौका मतलब एक घटना उनके सामने रखते हैं और उस तरह मतलब लोगों में ये चीज़ आती है कि भाई 1 मिनट या आधा मिनट का हमारा समय है, अगर हम वो अगर सावधानी बरतते हैं तो हमारी जान और माल का भी रक्षा हो सकता है। महाराष्ट्र में इन दिनों भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। मृग नक्षत्र शुरू होने के बाद भी मानसून नहीं आ पाया, लेकिन खेती किसानों के काम की शुरुआत हो गई है। किसान ट्रैक्टर के माध्यम से खेत को बुवाई के लिए तैयार कर रहे हैं। नांदेड़ जिले के धर्माबाद ग्रामीण चिकित्सालय में पिछले 3 महीने से एम्बुलेंस न होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धर्माबाद तहसील महाराष्ट्र और तेलंगाना के 2 राज्यों के सीमा पर है, जिस वजह से दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में मरीज यहां आते हैं, लेकिन एम्बुलेंस न होने से कई बार मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है।
नांदेड़ जिला के धर्माबाद में एम्बुलेंस का अभाव होने से ग्रामीण चिकित्सालय के मरीजों को पिछले 3 महीनों से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्घटना और गंभीर स्थिति के दौरान नागरिकों को एम्बुलेंस के अभाव में निजी वाहनों के इंतजार में समय लग जाता है। ऐसे में मरीजों के जान का खतरा भी लगा रहता है। रुग्णालय की अवस्था इतनी खराब है कि 3 महीने से रुग्णवाहिका नहीं होने से बहुत सारे रुग्ण नांदेड़ रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय से नांदेड़ गए। जब तक कई रुग्ण मर चुके हैं। 3 महीने से पत्रव्यवहार हुआ, लेकिन जिला शल्य चिकित्सक साहब ने अभी तक एक ही रुग्णवाहिका नहीं दी। जैसे कि मुखेड़ में 3 रुग्णवाहिका है, हाथगांव में 3 है, भोकर में 3 है। उसे धर्माबाद यह तहसील महाराष्ट्र और तेलंगाना के सीमा पर है, जिस वजह से यहां आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। धर्माबाद से जुड़े दूसरे तहसीलों में 3 एम्बुलेंस की सुविधा दी गई और दूसरी तरफ धर्माबाद ग्रामीण चिकित्सालय में मरीजों की संख्या अधिक होने के बावजूद मरीजों को एम्बुलेंस के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़ती है। इससे नागरिकों में रोष है। 102 नंबर की रुग्णवाहिका 2 से 3 महीने से बंद है। उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी से पत्र व्यवहार चालू है और वरिष्ठ अधिकारी आश्वासन दिए हैं कि वो जल्द से जल्द नया रुग्णवाहिका 102 ग्रामीण रुग्णालय धर्माबाद को उपलब्ध कराएंगे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च शिक्षा मंडल की ओर से हाल ही में घोषित किए गए 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणामों में अमरावती के मंथन बागड़े और साक्षी मोहड़ ने मेरिट में स्थान पाकर स्कूल एवं समाज का नाम रोशन किया। हमारे प्रतिनिधि ने उनसे विशेष बातचीत की। माझं नाव साक्षी मोहोड, माझी शाळा सेंट फ्रान्सिस हायस्कूल आहे। माझ्या आईवडिलांचं नाव संजीवनी मोहोड आणि त्रिशरण मोहोड आहे। मला 10वी SSC बोर्ड एक्झाममध्ये 96.20 मार्क्स मिळाले। यात माझ्या पॅरेंट्सनी मला खूप सपोर्ट केले, सोबतच मला टीचर्सनी पण खूप जास्त सपोर्ट केलं। माझ्या घरच्यांनी कधीही मला अभ्यासाचा दबाव आणला नाही आणि म्हणून मी जास्त अभ्यास केला नाही, पण वर्गात शिकवताना लक्ष दिलं। मला माझ्या ताईंनी पण खूप जास्त सपोर्ट केलं। सर्वात प्रथम मी लॉर्ड बुद्धा अमरावती युनिटचे आभार मानतो की ते माझे अभिनंदन करण्यासाठी घरापर्यंत आले। माझे पूर्ण नाव मंथन प्रतापराव बागडे। मी गणेशदास राठी विद्यालयामध्ये शिकत होतो। तिथे मला खूप चांगले शिक्षक मिळाले, मित्र मिळाले। तसेच माझे आईवडील, माझे गुरुजनांनी मला चांगले मार्गदर्शन केले, चांगल्या गोष्टीचे मार्गदर्शन केले। त्यांनी चांगल्या गोष्टी सांगितल्या, त्यामुळे मला 10वीच्या परीक्षेत एवढे अपार यश मिळू शकलो मी। आमच्या शाळेतले मानखडे सर, आमचे क्लास टीचर यांनी आम्हाला सांगितले की बाबासाहेब आंबेडकर हे 18 तास अभ्यास करू शकतात, तर तुम्ही 4 तास पण अभ्यास करू शकत नाही का? याचा आदर्श घेऊन मी अभ्यासाला सुरुवात केली आणि त्यामुळेच मला एवढे यश मिळाले। किती भेटले पर्सेंट आणि मी 10वीच्या परीक्षेत 95% मिळवून उत्तीर्ण झालो। आणि हे यश फक्त माझ्या एकट्याचेच नाही, तर माझ्या सगळे फॅमिली, माझे टीचर्स आणि माझे मित्रांचे आहे। तुमच्या आईला काय, पप्पांना मदत काय केली? तर माझ्या मम्मीने मला हमेशाच मदत केली। ते दररोज म्हणजे दरवेळेस माझ्या पाठीशी उभी राहत असायची। ती कधीच मला कोणत्या पण परिस्थितीत हार न मानायची ताकद देत असायची। तसेच माझे बाबा जे मला हमेशा मदत करायचे, त्यांनी कधीच मला त्यांनी माझ्यात उत्साह निर्माण केला अभ्यासाबद्दल। त्यांचे पण मी आभार मानतो। लॉर्ड बुद्धा अमरावती युनिटचे मनपूर्वक आभार मानतो की सर्वप्रथम पहिला मीडिया माझ्या घरी लॉर्ड बुद्धा चॅनलतर्फे पोहोचलेला आहे। मी प्राध्यापक प्रताप बागडे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ज्युनियर कॉलेजला नोकरी करतो आहे। त्याची आई पण शिक्षिका आहे। या माझ्या मुलाच्या प्रगतीसाठी खरं जर श्रेय जात असेल तर त्याच्या आईचं जातं। 1 ते 4 वर्गापर्यंत त्याची आई त्याची शिक्षिका होती। मी बाहेरगावी असल्यामुळे माझ्या कुटुंबाकडे लक्ष देऊ शकलो नाही, परंतु माझ्या पत्नीने मात्र त्यासाठी भरपूर प्रयत्न केला।
आणि खरं श्रेय तर माझ्या मुलाचंच आहे. त्यानेच भरपूर मदत केली. तो दररोज इथून गणेशदास राठी हायस्कूलपर्यंत सायकलने प्रवास करायचा आणि सायकलनं प्रवास करूनही त्याने 95% एवढे मार्क्स मिळवले. तर हे यश मिळवण्यामध्ये पाटील कोचिंग क्लासेस, गणेशदास राठी विद्यालयाचे सर्व शिक्षक, त्यांचे प्राचार्य यांनी खूप मदत केली. याबद्दल मी त्यांचं सर्वांचे आभार मानतो. माझी मुलगी तनुजा ही BE सेकंड इयर राममेघे कॉलेजला आहे. तीसुद्धा त्याला नेहमी कोऑपरेट करायची. अभ्यास करताना तो जास्तीत जास्त कसा अभ्यास करेल याच्यासाठी तिने पण प्रयत्न केलेले आहेत. त्याचा चुलत भाऊ मनीष बागडे, त्याची मामी बहीण शुभांगी मडके हिनेसुद्धा त्याला अभ्यासात प्रगती करण्यासाठी खूप मदत केलेली आहे. धन्यवाद. आज की जय भीम इंडिया न्यूज़ में फिलहाल इतना ही. फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. जय भीम.